जोहार दोस्तों आज 1 जनवरी है। और जब भी आदिवासी समाज में 1 जनवरी की बात चलती है तो अपने आप पे हमारी जो नज़र है, हमारी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य तैरने लग जाता है जो बहुत ही विभत्स होता है, बहुत ही डरावना होता है, बहुत ही नाइंसाफ़ीपूर्ण होता है। और अपन राजनीतिक तौर पर बात करें तो वो जयपाल मुंडा साहब के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा होता है। और ऐसे षड्यंत्रों की मैं बात करूं तो ये ना कोई पहला षड्यंत्र था, ना आखिरी षड्यंत्र था, है ना। जब तक मुंडा साहब का कैरियर जब तक ख़त्म नहीं हो गया था, या मतलब जो भी संदेहास्पद स्थिति में जब तक उनकी मौत नहीं हो गई थी, वो ख़त्म नहीं हो गई थी, तब तक ये षड्यंत्र उनके खिलाफ चलते रहे। और ना केवल मुंडा साहब की बात करूं मैं, बल्कि जो झारखंड राज्य की स्थापना की, यानी झारखंड एक्चुअली एक स्वायत्त राज्य की जो भी डिमांड थी वहाँ के आदिवासियों की, जब तक वो ये मांग करते रहे तब तक उनके खिलाफ षड्यंत्र होते रहे। हालांकि फाइनली वहाँ पर आदिवासियों की जीत हुई, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग गया, है ना। उसे जीत होते होते उसमें इस घटना के बाद में भी लगभग 52 साल का समय लग गया था। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ खरसावा नरसंहार कांड की। जो खरसावा नरसंहार हुआ था, जो आदिवासियों को एक्चुअली खुलेआम गोलियों से भूना गया था। तो वैसे तो इस बार मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब जो भी लोग हैं, समाज बंधु जो भी लगे हुए हैं, अपनी मेहनत जो भी कर रहे हैं, तो परिणाम सामने आ रहा है। क्योंकि पहले हम जब खरसावा कांड की या कोई किसी भी इस तरह के नरसंहार की बात करते थे तो लोगों को बहुत ही अजीब सा लगता था कि मतलब ये कौन से ज़माने की बात हो रही है, ये किधर लिखा हुआ है ना। ये अननेसेसरी जो दिकू लोग हैं, जो गैर आदिवासी हैं, मतलब उनसे पंगा लेने वाली बात है, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। लेकिन मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली, तो उससे पहले जैसे ही मैंने अपनी एक्चुअली फेसबुक को खोला 5 बजे के आसपास, तो कम से कम 4 से पोस्ट में ऐसी देख सकता था जिसमें जो खरसावा है ना, जो खरसावा नरसंहार है उसका जिक्र किया हुआ था। और शहीदों के लिए मतलब उसमें एक्चुअली दुआएं की हुई थी, मतलब उनकी शांति की, है ना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की हुई थी। तो मेरे को इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। हालांकि मैं जैसे लास्ट ईयर का भी देखोगे, उससे 4 साल पहले का भी देखोगे, तो मैंने हमेशा ये प्रयास किए हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे इतिहास को समझें और जो असली इतिहास है उसे सामने लाएं, हमारी असली संस्कृति है उसे समझें। हमारी जो भाषा, जो अपने समाज की बात करूँ तो लगभग नष्ट हो गई है, लेकिन बाकी जो भी आदिवासी समाज है उनकी जो संस्कृति है और जो भाषा है ना, वो अभी भी जो जिंदा है उसे जिंदा रखने की कोशिश की जाए। तो अभी खैर कम लोग जुड़े हैं, मैं बिना बताए आ गया हूँ। वैसे 7 बजे का आने का इरादा था, लेकिन 7 बजे एक दूसरा प्लान है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी से आ जाता हूँ। राम स्वरूप मीणा नीमला भाई जोहार, और राम भजन मीणा जी जोहार भाई। तो मैं यहाँ पर मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा इस घटना का, बिकॉज हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब क्या था, क्यों था, इसके परिणाम क्या हुए, है ना। बिकॉज ये परिस्थिति हमारे सामने या किसी भी समाज के सामने कभी भविष्य में भी आ सकती है, क्योंकि ऐसे नरसंहार ना तो ये फर्स्ट था और ना ही आखिरी था। जैसे अभी मैं शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूँ कि जब भी किसी नरसंहार की बात चलती है तो झट से उठा के आपके सामने जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड, इसको रख दिया जाता है। लेकिन इन दोनों की तुलना किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जलियांवाला हत्याकांड था, उससे पहले तो जो मानगढ़ धाम का हत्याकांड था वो हो चुका था, जिसमें कितने हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन उसका जिक्र शायद ही कभी किसी मतलब जो शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम है किसी भी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का या स्कूल है, शायद ही उसमें कभी इसका जिक्र किया जाता हो। बल्कि जो मानगढ़ धाम का नरसंहार हुआ था वो 1900 कब हुआ था, 1914-15 में हुआ था, है ना। और ये इसकी बात करें अपन जलियांवाले की, तो ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। तो बल्कि जो जलियांवाला कांड है इसको मानगढ़ का नाम देना चाहिए ना, और यहाँ पे उल्टा किया जा रहा है। और अभी भी इवन 1948 की अपन बात करें, इसमें तो 15 से 30 हजार लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं, है ना। तो इसको बल्कि जलियांवाला कांड का नाम दिया जा रहा है। तो हर जगह पे आप जलियांवाला जो कांड है उसी को थोपते रहोगे क्या? इसी तरह से मतलब दूसरी भी मैं बात करता हूँ तो पहले शहीद की जब भी बात चलती है, आप लोगों के सामने किसी भी शहीद का नाम की बात चलती है तो आपके सामने भगत सिंह का नाम रख दिया जाता है, कभी गांधी जी का नाम रख दिया जाता है, कभी किसी और का नाम रख दिया जाता है।
प्रथम स्वतंत्रता, प्रथम शहीद की भी बात चलती है तो आपके सामने इमेजिनरी या तो काल्पनिक नाम रख दिए जाते हैं कि मतलब किसी ब्राह्मणवादी का नाम रख दिया जाता है, किसी मनवादी का नाम रख दिया जाता है, या किसी सवर्ण का नाम रख दिया जाता है। लेकिन आपको ये कभी नहीं बताया जाता है कि पहले जो शहीद थे वो तिलका मांझी साहब थे, जो 1885 में जिनको फांसी दी गई थी, और उस टाइम पे कितनी निर्दयी फांसी दी जाती थी वो मतलब आज के दिन सोच के भी, आज के दिन तो फांसी क्या दी जाती है, आज के दिन तो कोई भी थोड़ा सा भी आदमी दुखी होता है तो बोल देता है मेरे को फांसी दे दो, क्योंकि आज के तो एक तरह से सुकून मिलता है कई लोगों को तो फांसी में। लेकिन उस जमाने में जो फांसी दी जाती थी वो इतनी गंदी फांसी दी जाती थी कि उस आदमी को पेड़ में लटकाया जाता था, मतलब किसी भी बरगद के पेड़ में, और उसकी लाश को भी वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिससे आसपास के लोगों में डर बैठा रहे। तो इस तरह का इतिहास है, उससे हमारे भाई अभी भी अनभिज्ञ हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा करके लाके मतलब उनके सामने लाते रहें, और इसका परिणाम एक ना एक दिन, आप लोग अपना इतिहास जानोगे तो एक ना एक दिन है ना राजनीति में भी हस्तक्षेप 100% करोगे, और वो उसके रिजल्ट हैं वो सकारात्मक रहेंगे। तिलक राज भाई जौहर एंड शांतिलाल भाई जौहर। तो अभी की अपन बात करें दोस्तों, एक्चुअली ये क्या था, जो खरवास नरसंहार क्या था कि पहले से ही अपन बिरसा मुंडा साहब को तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 1875 यानी 1875 में उनका जन्म हुआ था, और जब तक कि 1900 तक उनका जो सारा संघर्ष था वो एक्चुअली आदिवासियों के नाम पे ही रहा था, उन्हीं की स्वायत्तता के नाम पे ही रहा था कि हमारी संस्कृति बचाई जाए, हमारी भाषा बचाई जाए, है ना। हम जिस तरह से रहते हैं, हमारी जो भी कल्चर है, मतलब उसी तरह से हमको रहने दिया जाए और हमें स्वायत्त अधिकार दिए जाएं। और फाइनली अंग्रेजों को उनके सामने हार माननी पड़ी, और 1908 के अधिनियम की अपन बात करें तो है ना, उसमें चाहे वो तुष्टिकरण के नाम पर ही सही, लेकिन वो सारे अधिकार दिए गए कि इनकी जो जमीन जायदाद है वो किसी के नाम पर नहीं हो सकेगी, इनके मतलब जो भी एरिया है उसको बिल्कुल जो भी सामान्य एरिया होता है इंडिया का उससे अलग रखा जाएगा, इनसे ना कोई अंग्रेज है वो इंटरफियर कर सकता है इनकी संस्कृति में, ना कोई दूसरे लोग कर सकते हैं। लेकिन अपन 1912 की बात करें, जब बंगाल है इसका विभाजन हुआ था, तो बंगाल में से जब बिहार बनाया गया था, उस टाइम पे भी आदिवासियों ने एक्चुअली अपनी मांग रखी थी कि हमें हमारा जो राज्य है वो भी अलग बनाया जाए, ताकि हमारी संस्कृति और भाषा है, हमारी जो भी सांस्कृतिक विरासत है उसको हम सेव कर सकें और उसमें किसी का भी इंटरफियर नहीं हो सके। मदन लाल जी नमस्कार, जय भीम हो सके, लेकिन उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। अब ऐसे ही धीरे धीरे चलते आपको पता है कि साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन ने भी एक्चुअली जो बंगाल विभाजन था उसको लेके रिपोर्ट दी थी कि मतलब ये तीनों जो स्टेट हैं उसके अंडर में, इन तीनों को एक्चुअली जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके बारे में बताया कि जो 3 स्टेट उसके अंडर में आते हैं, तीनों की जो संस्कृति है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। तो अलग अलग होने का मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये समर्थन किया था कि जो आदिवासी लोग हैं इनका एक अलग राज्य बना दिया जाए। अब चलते चलते 1936 आ गया, और 1936 में भी जो उड़ीसा राज्य है ये बनाया गया, लेकिन उसमें भी आदिवासियों का नहीं सुना गया कि जो झारखंडी लोग हैं, जो झारखंड की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो उड़िया संस्कृति से तो मिलती नहीं है, उनकी भाषा से तो मिलती नहीं है। तो वहां पर भी उनके और धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। असंतोष बढ़ने के साथ में ही अपन ने इसकी जो ये क्या है आदिवासी महासभा की बात करें तो पहले से ये बनी हुई थी, लेकिन इसमें 1938-39 में जयपाल मुंडा साहब भी शामिल हो गए, और वक्त के साथ में ही वो उसका प्रतिनिधित्व करने लगे। अब प्रतिनिधित्व करते करते आपको तो पता ही है कि 1946 में वो संविधान सभा के एक्चुअली सदस्य बन गए थे, मेंबर बन गए थे, और इन बिटवीन उन्होंने मतलब कई बार वहां पे, जैसे अपन 19 दिसंबर 1946 की बात करते हैं, है ना, 11 दिसंबर 1946 की बात करते हैं, 24 अगस्त 1948 की बात करते हैं, तो उन्होंने कितनी बेबाकी से अपनी मतलब हिंदुस्तान के सारे आदिवासियों की बात रखी थी, मतलब वो काबिले गौर है। इतनी बेबाकी से मेरे को नहीं लगता कि कोई भी, जिस आदमी की खासकर मेजोरिटी नहीं हो किसी सभा में, वो इस तरह की कोई बात रख सकता है। बिल्कुल SK डेंगल भाई, मैं बुक्स का भी नाम बताऊंगा आपको, बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो और बुक्स में PDF भी भेजता रहता हूँ, मेरा वो आदिवासी अस्मिता हिंदी में लिखा हुआ है, आदिवासी अस्मिता वो ग्रुप है, उसमें भी मैंने बहुत सारी PDF डाली हुई है, बहुत सारी बुक्स डाली हुई है, उसको भी देख लिया करो, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली जो इन्होंने जो अपने जयपाल मुंडा साहब के जो लेक्चर थे संविधान सभा में कि भाई आप अभी अंग्रेज गए हैं, अब मतलब विदेशियों के जब जाने की बारी है तो अंग्रेज गए हैं, आप लोग भी तो विदेशी हो, एक ना एक दिन आप लोगों को भी जाना है, जब आप लोग भी देश से जाओगे तब जाके हमें जो असली आज़ादी है वो मिलेगी। हल बताओ, मतलब आप पढ़ोगे ना संविधान सभा के जो एक्चुअली मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, इसके जो 18,000 पेज है संविधान सभा के, वो भी मैंने अपने ग्रुप में अपडेट किए हुए हैं, फाइल्स डाली हुई है। जैसे ही आप ग्रुप को ओपन करोगे,
फाइल्स को क्लिक करोगे तो सारी बुक आपके सामने आ जाएंगी, जो भी चाहिए आपको डाउनलोड कर सकते हो। और क्या बात बताऊं, विधानसभा में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पक्षपात हुआ था उसमें। मतलब यहाँ के जो हिंदुस्तान के मूल मालिक हैं, जो मूलवासी हैं, उनकी बात किसी ने सुनी नहीं थी। 8 आदिवासी जो मेंबर होते हुए भी निकोल्स रॉय थे, वही सिर्फ मतलब खुल के बेबाकी से बोलते थे जयपाल मुंडा साहब के साथ में। बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बाकी कांग्रेसी ही थे इनमें से, है ना। और कांग्रेस आपको पता ही है कि वो पार्टी धर्म निभाते हैं, वो पहले भी पार्टी धर्म निभाते थे, आज भी पार्टी धर्म निभाते हैं। उनकी तरफ से समाज का सौदा हो जाए, आज भी आपके ही समाज को देख लो तो आज भी सौदा ही हो रहा है। और मैं तो एकदम बोलता ही हूँ कि मेरे लिए आज के दिन भी आपके जो प्रतिनिधि हैं वो जीरो हैं। मतलब आपका कोई भी प्रतिनिधि है उससे मैं खुश नहीं हूँ। जो बात आज़ादी से पहले थी वही बात आज भी है आपके समाज में, इसीलिए आपके समाज का भी सौदा डे बाई डे हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र क्या किया कि लास्ट में जाके जो जिसकी खरसावां की मैं बात कर रहा हूँ और जो सरायकेला दोनों रियासत थी, उनको एक्चुअली उड़ीसा में मिलाया जा रहा था, जबकि वहाँ की संस्कृति तो उड़िया संस्कृति से मैच ही नहीं करती थी। तो उड़िया संस्कृति से मैच नहीं करती तो जयपाल मुंडा साहब हैं एक्चुअली, उन्होंने अपना जो भी आंदोलन था उसको और आगे बढ़ाया। और इन्होंने ये जो क्या है, हाँ, ये पहले से ही एक्चुअली समझौता हो गया था 15 दिसंबर 1947 को कि दोनों रियासतें हैं ये उड़ीसा में मिला दी जाएंगी। ठीक है, अब लोगों की चिंताएं बढ़ गई और उड़ीसा सरकार है उसने जो सारी पुलिस है वो एक्चुअली 18 दिसंबर को ही लॉन्च कर दी थी कि उस दिन एक्चुअली जबरदस्ती इन दोनों रियासतों को मिक्स करना है। तो ऑब्वियसली मतलब पूरा छावनी बना दी। छावनी बनाने के साथ में ही मुंडा साहब ने भी एक मीटिंग की 25 दिसंबर 1947 को, यानी छावनी बनाने के 7 दिन बाद में, है ना, या फिर कहें कि समझौता 15 तारीख को हुआ था तो उसके 10 दिन बाद में। तो जैसे ही ये सारी मीटिंग में डिसाइड कर लिया कि 1 तारीख को सारे लोग धरना पर वहाँ पे जो ये राजा हैं, है ना, इनके पास में जाएंगे, शासक है उनके पास में जाएंगे, उनको विज्ञापन देंगे और उनको जाहिर कर देंगे कि हम लोग जो उड़ीसा है इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते और हमें तो मतलब हमारा शासन चाहिए, हमें स्वायत्तता के लिए हमारा खुद का एक स्टेट है वो डिक्लेयर किया जाए जिसका नाम झारखंड होना चाहिए। क्योंकि झारखंड टर्म पहले से ही आ गया था, लगभग 1912 से ही, है ना। तो झारखंड ही एक्चुअली उसी के लिए ये आंदोलन कर रहे थे। और जब पार्टी भी बनी थी तो उसका नाम भी ये जो जयपाल मुंडा साहब की जो पार्टी थी उसका नाम झारखंड, है ना, उस आंदोलन को भी झारखंड आंदोलन ही नाम दिया गया था और पार्टी को भी इसी नाम से, झारखंड के ही नाम से बनाया गया था। तो इन बिटवीन क्या होता है कि उस टाइम पे मुंडा साहब कहीं बाहर थे, वो आ ही रहे थे मीटिंग में और वहाँ पर सारे जो आसपास के लोग हैं, एक्चुअली ये तो बेचारे आदिवासी लोग उससे भोले होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट होता नहीं है। जहाँ पे भी चलते हैं अपने तीर भाले लेके चलते हैं, खाना पीना लेके चलते हैं, गठरी वठरी, है ना, सिर पे रख के चलते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे 50,000 की भीड़ आ गई थी, है ना। और 50,000 के साथ में इनके जो नेता थे जयपाल मुंडा साहब के मतलब अंडर में जो भी नेता थे ये भी सारे लोग थे और ये अंदर गए भी थे। और वहाँ पे जाके एक्चुअली ये लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में इनकी वो महल में जाके अंदर सारी मीटिंग हुई। तब तक ये भीड़ सारी बाहर इंतजार कर रही थी और लगभग 2 बजे वो बाहर आ गई। ये जो हैं ज्ञापन देके साफ क्लियर करके आ गए कि हम उड़ीसा में शामिल नहीं हो रहे। और अंदर भी ये बात होगी कि हाँ उड़ीसा में शामिल नहीं हो गए, उन्होंने मान भी लिया था, है ना, शासक ने। लेकिन उनके जैसे ही इन्होंने फिर वहाँ पे 2 घंटे के लेक्चर दिए थे, एक्चुअली 2 से 4 बजे तक सारी जनता को बताया कि हमारी बातें हो गई है और हम कहीं पे भी किसी भी कीमत पे यहाँ पे उड़ीसा में शामिल नहीं होंगे। तो जब ये बातें चल रही थी तो लगभग 4 बजे के आसपास में ऐसा बताया जाता है कि वो जो स्टैन गन वाले जो पुलिस वाले जो लोग थे, जो मिलिट्री वाले लोग थे, वो लगभग 7 थे। तो 7 ने अंधाधुंध फायरिंग की। कब? जब 7 बजे सारे लेक्चर खत्म हो गए, जब लोग अपने अपने घर पे जाने लगे उस, है ना। अब कई बार दिमाग में आता है कि उन्होंने कोई बदतमीजी की होगी, ऐसा किया होगा, लेकिन बदतमीजी का इस तरह की कोई चीज आती तो वो तो पहले ही आती ना, जब सारी मीटिंग ओवर हो जाती है, जब घर जा रहे होते तब तो ऐसी कोई बात नहीं होती। तो मेरा मानना है कि वहाँ पे राजा को फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा कि आज मेरे हाथ से ये दोनों रियासतें निकल गई है और शायद इसलिए उन्होंने ये गोलीबारी करवाई थी। तो अब गोलीबारी होने के बाद की भी अपन बात करें, मुंडा साहब अभी तक वहाँ पे पहुंचे नहीं थे, एक्चुअली उस दिन वहाँ पे पहुंचे नहीं थे, लेकिन गोलीबारी होने के बाद की भी अपन इतने, एक्चुअली मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मुंडा साहब का लेक्चर है उसको भी मैं पढ़ के बताऊंगा कि उनका क्या लेक्चर था, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। लेकिन वहाँ पे जो लोग मरे थे 1000, 2000, 4000, 10,000, 15,000, उनकी कोई लिमिट नहीं थी उन्हें। और इवन जो वहाँ पे बकरियां थी, जो गाय थी, उनको भी माफ नहीं किया था, उनको भी गोली लगी थी इसमें।
और इसका मतलब इस निर्दयता का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए, इस मक्कारी का, गद्दारी का, आप जो भी बोले इन, है ना, दिकुओं की मक्कारी का अंदाजा आप इसी से लगवा लीजिए कि वो लोग जो जितने लोग मरे थे या अध मरे थे या उनके बच्चे जो भी जिंदा थे उनको पकड़ पकड़ के, वहां पे कोई कुआं था, मतलब उस कुएं में जितनी लाश भर सकते थे भर दी। फिर 6 ट्रक आए, मिलिट्री वाले 6 ट्रक, और उन 6 ट्रकों से जंगल में ले जाके उन्हें जो भी वहां पे जो भी जंगली जानवर रहे होंगे उन्हें डाल के आए। उन्हें इवन फैसिलिटी वहां से अंदर से ना किसी को बाहर जाने दिया, ना किसी को बाहर से अंदर आने दिया कि कोई दवाई भी दे सके, कोई कपड़े भी पहना सके। और 1 जनवरी की बात है, सोचो कितनी सर्दी होती थी। तो ये जो एक्चुअली यहाँ के मूलवासी हैं उनके खिलाफ इतनी बड़े बड़े षड्यंत्र होते आए हैं पहले से ही। तो आप लोगों को अभी लग रहा होना कि ये डोंगरी बांध और ये जो टाइगर अभ्यारण्य है, ये यूआईटी वगैरह हैं, ये सब कोई एक्चुअली ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा होता है। और है ना, और मैं बार बार एक्चुअली वीडियो में आप लोगों को बता भी रहा होता हूँ, ये तो हमारे यहाँ तो पूर्वी राजस्थान में तो अभी जाके आया, पहले सारे स्टेट सबको तो बर्बाद कर ही दिया ना, सबकी तो रोजी रोटी छीन ही ली थी, सबकी जो भी संपत्ति थी चाहे वो चल हो या अचल, है ना, सबका सर्वनाश कर ही दिया। तो इतनी गंदी एक्चुअली ये घटना थी। अब उस घटना पे, अब ये घटना तो उतनी पुरानी भी नहीं है एक्चुअली, इसके चंद गवाह हैं जो अभी तक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिंदा हैं, है ना। और या फिर आप लोगों को जैसे मैं कई किताब भी बता सकता हूँ जिसमें भी आप इन घटनाओं के बारे में ऐसे पढ़ सकते हैं, या मैं भी आप लोगों को पीडीएफ टाइप की चीजें भेज सकता हूँ। तो ये तो हुई एक बात, है ना। ये घटना 1 जनवरी 1948 की है। तो आज सुबह सुबह मैंने आज किसी को भी एक्चुअली विश नहीं कर सका मैं न्यू ईयर, क्योंकि मेरे लिए नया साल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। वैसे भी हम दोगले, क्या हम तो दोगले से भी गए बीते हैं, क्योंकि जब विक्रम संवत लगता है तो हम बोलते हैं नया साल आज लगा है, अंग्रेजी लगता है तो बोलते हैं आज का तो कोई औचित्य नहीं बनता। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, हमारी जो फसल है वो तो होली पे तैयार होती है, तो होली से जो संवत शुरू होता है, जो वर्ष शुरू होती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो हमारे लिए नया संवत हुआ, है ना। लेकिन आज का तो कैसे हुआ, आज का ठीक है कि अंग्रेजी साल है, हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें ऐसी कोई खुशी वाली वो सब ये दोगलापन वाली कोई बात नहीं है। वो तो बात वैसी हो गई जैसे राम को पहले तो बुलाया जाता था चैत्र में, और जैसे ही आदिवासियों को और इन दलितों को या बहुजन को धर्म की टोपी पहनानी हुई तो उसको दिवाली पे बुलाने लग गए कि दिवाली के जो दिए जलते हैं वो इसलिए जलते हैं क्योंकि राम आया था इस दिन। तो इन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से सोचा करो। अब चीजें समझ आ गई होंगी ना, कि जैसे राम को 2-3 महीने पहले लाने लग गए दान दक्षिणा के लिए, दिवाली की टोपी पहनाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चला कि कार्तिक में ही असली पैदा होती है किसानों के घर में, तो साला इनको लगाए ना चूना दिवाली के नाम पे, खरीदारी करवाएं। तो उसी तरह से ये जो भी फेस्टिवल अभी नए साल के नाम पे इनकी सारी एयरलाइंस सारी होटल्स बुक होती हैं, सबसे ज्यादा नए साल के नाम पे होती हैं। लेकिन यही दोगले होली पे भी एक और नया साल कर देंगे, है ना, विक्रम संवत की कर देंगे, कभी शक संवत की कर देंगे। सिर्फ बहाना चाहिए एक्चुअली बहुजन को लूटने के लिए। मदन लाल भाई, जो लोगों में जागृति की तो कमी है ना, तभी तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर मतलब डिस्कस करने की कोशिश करते रहते हैं कि कुछ हम आपको बताते हैं, कुछ आप लोग हमें बताओ। यहाँ पे कमेंट्स के थ्रू कुछ पूछना हो तो कमेंट्स भी आप लोग कर सकते हैं। और उस दिन भीड़ इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि वो साप्ताहिक हाट का दिन था, एक्चुअली गुरुवार का दिन था। तो गुरुवार में लोग शॉपिंग वॉपिंग की उस टाइम पे तो ऐसा ही होता था ना, जैसे मेले लगते हैं इस तरह की हाट होती थी कि थोड़ा कुछ खरीद वरीद के भी ले आएंगे। और ये तो था ही आंदोलन का दौर, तो इसलिए ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। ये बात हुई दोस्तों। अभी किसी को कोई भी कुछ पूछना हो तो मैं यदि जानता हूँ तो मैं श्योर आपको बताऊंगा, आप लोग कुछ पूछ भी सकते हो। अब इसके अपन परिणामों की बात करेंगे, लेकिन परिणामों से पहले ये देख लेते हैं कि इसके जो जिंदा लोग हैं, मतलब एक्चुअली काफी सारे लोग अभी भी हैं जो जिंदा हैं, उनसे मतलब मुलाकात आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, या दूसरे लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी प्रतिक्रिया की बात करें अपन। मैं अपने समाज को किस लिए बोलता हूं कि आप किसी के भी भक्त बनो मत बनो। मैं ये भी नहीं कहता आप बिरसा मुंडा साहब के भक्त मत, है ना, बनो। मैं ये भी नहीं कहता जयपाल मुंडा साहब के भक्त बनो। मैं ये भी नहीं कहता कि अंबेडकर साहब के बनो। मैं ये भी नहीं कहता कि किसी और के भक्त बनो, क्योंकि जिस अंबेडकर साहब को आप पूजते हो आज के दिन, जिनकी वाहवाही करते रहते हो कि ये पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब कुछ उन्हीं की मेहरबानी है, उन अंबेडकर साहब ने आज तक, है ना, एक कलम भी नहीं चलाई है, एक लेक्चर भी नहीं दिया इसी इतनी बड़ी घटना के नाम पे। उस महात्मा गांधी को आप जिनको देवता मानते हो, रियल में महात्मा मानते हो, उनका आप एक सेंटेंस नहीं बता सकते कि उन्होंने इस घटना की कहीं पे निंदा की हो। जबकि चौरा चौरी कांड जब हुआ था, या दूसरे मतलब जो भी थे, कहीं पे भी एक इतनी सी भी हिंसा हो जाती थी ना तो वो अपनी लंगोट से निकल जाते थे। भगत सिंह के टाइम पे देखो, भगत सिंह जी का उन्होंने किस तरह से बायकाट किया था कि मैं तो हिंसक के तत्वों का साथ नहीं दे सकता,
लेकिन जब यहाँ पर 10-15 हजार आदिवासी मरे थे तो आज तक ना अम्बेडकर के मुंह से कोई शब्द निकला है, ना गांधी जी के मुंह से ही कोई शब्द निकला है। इसलिए मैं आप लोगों को ये समझाने की बात करता हूँ कि आप लोग इस तरह भक्त बनोगे तो मुंह की खाओगे। और आप लोग ये जो अपने दलित भाई है इनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि बार बार भक्ति करते हैं ना कि अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, संविधान लिखा। जब मैं 50 पॉइंट इस तरह के नेगेटिव निकालूंगा संविधान की, तब जाके भी क्या आप बोलोगे कि ये अम्बेडकर साहब की मेहरबानी है? तब तो आप वो टोपी इन बाकी सवर्णों को पहनाने की कोशिश करोगे कि नहीं, करोगे ना कि नहीं ये तो अम्बेडकर साहब ने नहीं बनाया, ये तो बाकी ने बनाया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब 299 आदमी थे संविधान सभा में तो 299 मान के चलो। अब बात बात पे ये मत बोला करो अम्बेडकर साहब ने सारा संविधान बना दिया और उन्हीं ने सारा देश है वो आजाद करा दिया और उन्हीं ने सारी दुनिया है उनको पैरों पे खड़ा कर दिया। ऐसा मैं कोई अम्बेडकर साहब का मैं तो रेस्पेक्ट बहुत करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जितना सम्मान कोई डिजर्व करे उतना ही करता हूं ना। मैं क्यों भक्ति में लीन होऊंगा किसी की में भी? जैसे आज किसी ने फेसबुक पे भी डाला हुआ था कि जो भी महापुरुष हैं मतलब उनके एक्चुअली उनकी मूर्तियों को पूजने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके विचारों के अकॉर्डिंग हमारा जो सिस्टम है उसको ढालने की जरूरत है। हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो तंत्र है उसको उनके विचारों के अकॉर्डिंग ढालो। लेकिन आप तो भक्ति में डूब जाते हो। तो इंसान तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। मेरे को आज दुनिया में आज जिनको आप भगवान मानते हो उनके बारे में भी आज तक बता दो कि कोई परफेक्ट हुआ हो जिसमें कोई कमी नहीं रही हो। तो इसलिए ये भक्ति भाव है ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो मैं दलित भाइयों को भी, आदिवासी भाइयों को भी, ओबीसी वालों को भी मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि किसी की भी भक्ति मत करो लाइफ में। जो हकीकत है, जो फैक्ट है, मतलब उसे स्वीकारो। और जो भी महापुरुष है उनके विचार अच्छे लगते हैं तो उसके अनुसार तंत्र को ढालने की कोशिश करो, उनके अनुसार तब्दीली करो सिस्टम में, है ना, जिससे हमारा सबका भला हो। ठीक है भाई लोगों, किसी को बुरा लगे तो भाई लोग आप लिख सकते हो। के डेंगल भाई बोल रहे हैं कि सर आपकी ये मेहनत एक दिन जरूर काम आएगी। भाई कोशिश तो इसीलिए कर रहे हैं, क्या करें, अदरवाइज तो देखो जैसे ये डूंगरी बांध वगैरह जो भी आ रहे हैं तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या किया जाए। लेकिन आप लोग इस तरह से ना मतलब 2 महीने भी आपस में डिस्कस करोगे ना चीजों को, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लोगों को कोई एक ईंट नहीं लगा सकता, आपके मकान की कोई ईंट तक नहीं उखाड़ सकता। 88 गांव और 150 गांव और 108 गांवों को विस्थापन करना तो दूर की बात है। एक्चुअली आपको हक अधिकार पता नहीं है। आप लोग जब भी मोबाइल पे बैठते हो आप लोग वहां पे 5वीं अनुसूची को सर्च किया करो, आप अनुसूचित क्षेत्र को सर्च किया करो। पूर्वी राजस्थान में यदि अनुसूचित क्षेत्र आ जाता है, 5वीं अनुसूची आ जाती है, तो जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो ओबीसी के लोग हो, दलित हो या आदिवासी हो, सबका भला हो जाने वाला है। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता भविष्य में भी, है ना। तो एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ बथुए में भी पानी लग जाता है। तो बहाना तो आदिवासियों का है 5वीं अनुसूची के लिए, लेकिन दलित भाइयों के लिए भी या जो भी बहुजन वाले हैं, जो भी ओबीसी वाले हैं, है ना, खैर बहुजन तो सभी लोग हो गए लेकिन ओबीसी वाले हैं, सबका इतना भला हो जाएगा कि उनकी मर्जी के बिना, है ना, वहां पे कोई एक मतलब रोड को भी चौड़ा नहीं कर सकता। और अभी तो ये जो गुंडागर्दी चल रही है ना कि कहीं पे भी किसी की भी जमीन हड़प लो, कहीं पे भी रोड बना दो, है ना, कहीं पे भी बड़ा तालाब बना दो, किसी को भी विस्थापित कर दो। अरे इनको क्या पता कि एक पेड़ को हम कैसे मतलब जब बचपन से पानी देते हैं, सींचते सींचते जब उसे बड़ा करते हैं तो हमेशा क्या सपने देखते हैं कि उसमें पत्तियां आएंगी, उसके नीचे हम सोएंगे, उसके फल को खाएंगे, हमारे भैंस बंधेंगी उनके नीचे। ये जाहिल क्या जाने, इन्होंने कभी प्रकृति का भला किया हो तो ये समझे। इन्होंने तो हमेशा इधर का उधर और उधर का इधर ही किया है ना। साले 4 दीवारी खड़ी कर लेते हैं, उसमें रह लेते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं। आएगा एगो, कभी एक भिखारी को भीख भी नहीं देते। ये क्या जाने सिस्टम क्या होता है, समाज क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, खेत खलियान क्या होता है, मकान दुकान क्या होता है। तो इसलिए मेरे को दिक्कत रहती है इन चीजों से। तो दोस्तों अभी अपन उसी पे खरसावा, है ना, खरसावा कांड पे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो वैसे तो उसमें 15 से 30 हजार मरने का मतलब अनुमान है, और ये तो बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। उसके चश्मदीद गवाह बहुत सारे अभी भी हैं जिनका मैं नाम भी बताऊंगा, और उनका इंटरव्यू भी कई रिपोर्टर्स ने किया है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उस टाइम पे भी अभी अपन बोलते हैं कि मोदी साहब के राज में ही ज्यादा गोदी मीडिया हुई है, तो उस टाइम पे तो बिकॉज रियासतें थी, पत्रकारों की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो राजा महाराजाओं के खिलाफ जा सकें। तो पता है मतलब कितनी शर्मिंदगीपूर्ण बात है कि मतलब एक अखबार ने तो 35 लोगों का मरना बताया था और 26 का घायल होना, वो भी 4 तारीख को जब छापा था, मतलब 3 दिन बाद में अखबार में छापा था नाम के लिए, बिकॉज राजा महाराजा ही हैंडल करते थे ना अखबारों को। इसलिए मतलब कितना 15,000 में और 26 लोगों में या 25 लोगों में कितना अंतर होता है, या 35 लोगों में। ठीक है, तो ये बात हो गई।
इसके अलावा हालांकि जो आदिवासी पार्टी थी, है ना, उसने भी, जो आदिवासी महासभा थी, उसने भी वहाँ पे कम से कम 1000 लोगों के घर वालों को मतलब काफ़ी सहायता मुहैया करवाई थी, उनका इलाज भी करवाया था। तो आप ही सोचो कि जब 1000 लोगों को, 1000 लोग जो गायब थे उनके परिजन, उनको सहायता मुहैया करवाई, और कम से कम 1000 लोग जो घायल थे उनको सहायता मुहैया करवाई, तो 2000 लोग तो वैसे ही हो जाते हैं बचे हुए ही। तो ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया मतलब मोदी युग में ही आई हो, मतलब उस टाइम पे भी गोदी मीडिया हुआ करती थी। और आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानना है तो एक है मेमोरीज ऑफ बायगॉन एरा, है ना, यानी बीते समय की यादें। मतलब इसके जो राइटर हैं वो है पूर्व सांसद और महाराजा पी के देव। एक्चुअली पी के देव वहीं के वो थे, ठीक है, उन्होंने ये किताब लिखी थी। उसमें भी, इसमें भी मतलब इसकी डिटेल दी हुई है। बाकी 1-2 किताबें और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ में अब आप सोचो कि इसमें मतलब फाइनली डिसीजन क्या हुआ, मतलब क्या निष्कर्ष निकला, तो मैं बता देता हूं कि उसके बाद में जयपाल मुंडा साहब ने 11 जनवरी को, यानी 11 दिन बाद में एक मीटिंग बुलाई थी, सभा बुलाई थी। उसमें कम से कम 35,000 लोग इकट्ठे हुए थे और सभी की हालत तो खराब हो रही है, सभी की आंखें नम थी, आंसू थे, लेकिन क्या कर सकते थे। तो इसके बाद में इन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब हमारे कोई भी स्टेट है वो यहाँ तो उड़ीसा में मिलना तो दूर की बात है, अभी सीधे बिहार में ही मिलेंगी। पहला पॉइंट तो ये बताया कि अब बिहार में ही हम लोगों को मिलना है। दूसरा ये कि इमीडिएट मिलना है, दूसरा पॉइंट ये भी बोला इमीडिएट मिलना है। और तीसरा स्वायत्तता की, उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था जनता को, स्वायत्तता का दिया था कि अब आपको एक्चुअली अलग राज्य भी बनेगा आपका और आपको स्वायत्तता भी मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, अब आप लोगों को जैसे अभी देखना चाहो तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए इस घटना को, है ना, 77 ईयर्स ही हुए हैं। और उस टाइम पे कई लोग ऐसे थे जो उस टाइम 10 साल के थे, 15 साल के थे। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ मिस्टर दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी की आप बीती किताब में कुछ इस तरह से है कि गोली कांड के दिन भारी भीड़ थी, लोग आगे बढ़ रहे थे और साथ में मैं भी आगे जा रहा था। अचानक उड़ीसा पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने 7 जवानों को मशीन गन से फायरिंग करते देखा। और ये दशरथ मांझी है, ये आज भी जिंदा है, ठीक है। और दूसरे जो अनुज कुमार सिन्हा है, इनकी आप किताब खरीदना चाहो तो यहाँ पे है झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत। मतलब इसमें झारखंड की जो सारा इतिहास है अब तक का, वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ये 2017 में लिखी गई थी ये किताब। तो ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इसका नाम फिर से बता देता हूँ, झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत, ठीक है। इसके बाद में एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि दूसरा एग्जाम्पल है साधु चरण बिरवा नाम से दूसरे आदमी हैं। साधु चरण बिरवा को भी गोली लगी थी। इस दर्द में उन्हें पता ही नहीं चला कि एक गोली उनकी यहाँ पे एक्चुअली बाह में यहाँ पे भी लगी हुई थी। और पता है वो अब जाके 54 साल बाद में, यानी 2003 में वो गोली निकाली गई है उसके हाथ से, क्योंकि उसको इतनी सारी गोली लगी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मतलब हाथ में भी गोली लगी हुई है। और वो आदमी इलाज भी करवा लिया, ठीक भी हो गया, बाकी जगह से बाकी सारी गोलियों का इलाज भी करवा लिया। 2003 में जब दर्द हुआ, तब डॉक्टर के यहाँ पे गए, तब पता चला कि ये गोली अभी तक भी हाथ में रखी हुई है। अब बताइए दोस्तों, इस नरसंहार को तो कोई झूठा तो नहीं बता सकते ना, कोई गलत तो नहीं बता सकते। मतलब ये कोई चाणक्य परशुराम की स्टोरी नहीं है कि कुछ भी लिख दिया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी खोल के आप लोगों ने कुछ भी वेद पुराण रामायण महाभारत कुछ भी लिख दो, त्रिवेदी चतुर्वेदी की टाइटल दे दो और बोल दो कि हम तो 25,000 साल पहले से यहाँ पे शासन कर रहे हैं। तो जो आदिवासी इतिहास है उसमें इस तरह की फैंकोलॉजी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बल्कि जो सत्य है ना, वही मिल जाए, वही बड़ी बात है। अदरवाइज तो सत्य को भी यहाँ पर ये मानो कि मतलब 95% 98% तो दवाई दिया है। वो तो अभी कुछ लोग पढ़ लिख गए, इसलिए वो इतिहास को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक तीसरे आदमी की मैं बात करूं, इनका नाम है विजय सिंह बोदरा। ये अभी भी पुरोहित हैं, मतलब शहीद स्थल है। जैसे आज भी आप लोगों ने देखा होगा ना, मेरी रील भी देखी होगी, तो सुबह वहां पे जो भी पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं वो सब फूल चढ़ाने, श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। तो वहाँ के पुरोहित अभी विजय सिंह बोदरा ही हैं। तो ये उस टाइम पे भी, है ना, जो भी इनकी एज उम्र रही होगी उस टाइम पे 10-15 साल की, तो ये उसके चश्मदीद गवाह हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक पूर्व विधायक भी है बहादुर सिंह उरांव, उसकी उम्र की घटना के वक्त उसकी 8 साल की घटना थी, तो वो भी इसके चश्मदीद गवाह हैं। और मतलब उनसे भी इन सारी बातों के बारे में आप पूछ सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं, कोई 1-2 नहीं बता रहा मैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब बताइए और क्या बताऊं इसके बारे में, मतलब और कुछ रह गया हो तो और भी मैं कोशिश करता हूँ। कुछ जानकारी चाहिए तो बताएं भाई। जोहार भाई।
दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। इसके परिणाम क्या लिख रही है? परिणाम तो मैंने पहले से ही आप लोगों को बता दिया ना कि उड़ीसा में जाना कैंसिल हो गया था, बिहार में शामिल हुए थे और बिहार से भी इन लोगों की फाइनली फतेह हुई और 2000 में झारखंड है वो अस्तित्व में आ गया। लेकिन इस निर्दयता का आइडिया इससे ही लगाओ कि घटना के बाद इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, जबकि देश को आजाद हुए सिर्फ 133 दिन हुए थे, यानी देश को आजाद हुए सिर्फ 133 दिन हुए थे और 133 दिन में इन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा आदिवासी नरसंहार है उसको अंजाम दे दिया था। तो पहले भी इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि पहले भी जितने भी नरसंहार होते थे आदिवासियों के, उनमें एक्चुअली अंग्रेजों का तो नाम हो जाता था, अंग्रेज तो यूं ही बदनाम हो जाते थे, बाकी करने वाले हमारे ही लोग होते थे, ये दिखुई होते थे जो गैर आदिवासी लोग हैं, इन्हीं का मेन लिहाज होता था। आप किसी भी घटना को उठा के देख लीजिए, उनमें शर्मा तिवारी विवारी यही सब निकलेंगे ना। कोई भी फिल्म देख लीजिए आप, पद्मावत मूवी कोई देखिए, है ना, तो किसने इन्वाइट किया था बाहर के राजा को? दिनेश गुजर भाई राम राम, नमस्कार गुजर भाई। आप दिनेश भाई जोर लगाओ थोड़ा। यदि पूर्वी राजस्थान में 5वीं अनुसूची लागू हो जाती है, अनुसूचित क्षेत्र बन जाता है आदिवासियों के बहाने, तो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में इतना अच्छा हो जाएगा कि अपन चाहेंगे कि यहाँ पे स्कूल खुले, यहाँ पे अस्पताल खुले, यहाँ पे रोड बने, यहाँ पे नहीं बने, मतलब हम एक्चुअली सारा कुछ अपने ही हाथ में होता है। 5वीं अनुसूची की ये खासियत है, मतलब हम ही सरकार होते हैं, मतलब हम ही कार्यपालिका होते हैं, है ना, और हम ही मतलब सरकार होते हैं और हम ही पार्लियामेंट होते हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए? लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि आदिवासी ये 5वीं अनुसूची की आप आवाज उठाते हो, अनुसूचित क्षेत्र की आवाज उठाते हो, पेशा कानून की आवाज उठाते हो और उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हो और सक्सेस मिल जाती है, तो वो मैटर नहीं करता कि कौन कौन सी जाति पूर्वी राजस्थान में रहती है, सभी जगह पे 5वीं अनुसूची लागू हो जाती है, तो आप लोगों के मतलब वारे न्यारे हो जाते हैं, आप लोगों के हाथ में ही सत्ता आ जाती है, आप लोग जो चाहते हो वही होता है। अभी किसी की झूठी कंप्लेन है तो भी पुलिस उठा के ले जाती है, बंद कर देती है, पता चलता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कि वो तो बेकसूर था। तो उसमें ये सब नहीं होता। उसमें जब तक ग्राम सभा की अनुमति पुलिस को नहीं मिलती है, किसी को हाथ भी पुलिस नहीं लगा सकती। और पुलिस कोई भी कुछ भी चोरी चकारी लूटपाट कुछ होती है ना, तो उनमें भी पुलिस है डायरेक्ट किसी भी कंडीशन में एक्शन नहीं लेती। ग्राम सभा की जो रिकमेंडेशन होती है, जो सिफारिश होती है, उसके बाद ही पुलिस इंटरफियर कर सकती है। तो दिनेश भाई मैं तो यही बोल रहा हूं कि बहाना आदिवासियों का आप लोगों को अच्छे से मिल रहा है, लेकिन इसमें सबका साथ दो। मतलब किसी भी तरह 5वीं अनुसूची को आप, है ना, यहाँ पे पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में जितना भी हिस्सा है उसमें लागू करवा लो और बहुत आसानी से लागू हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है। एक्चुअली जो ये बना था ना भूरिया आयोग, दिलीप सिंह भूरिया आयोग, जिसने जनवरी 1996 में रिपोर्ट दी थी, तो उनकी रिपोर्ट में यह है कि 1951 में मतलब जिन जिन तहसीलों में, गाँवों में, पंचायतों में यदि 50% भी आदिवासी लोग रहते थे, है ना, तो उनमें सब में ये लागू हो सकती है 5वीं अनुसूची। तो इस तरह से हो जाए तो सबके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोई आपसे इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकता कि आपको यहाँ बसा देंगे, वहाँ बसा देंगे, यहाँ पे बांध बना देंगे, यहाँ पे अरावली को खोद देंगे। अरावली तो दूर की बात है, आपकी है ना खेत की जो मेड़ है ना, उसको भी कोई सरकार नहीं काट सकती आपकी मर्जी के बिना। इतना स्ट्रांग होती है 5वीं अनुसूची। और इसी ये खरसावा कांड में थोड़ा सा आगे चले तो भाई लोगों, इसमें वैसे अभी तक भी मजाक ही बनाया हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें ये ना तो कोई कमेटी का गठन किया और एक का नाम मात्र के लिए किया भी था, तो उस कमेटी की रिपोर्ट आज 78 साल बाद भी नहीं आई है। इससे आइडिया लगाओ कि मतलब कितनी उपेक्षा की गई है, मतलब कितना सफर किया होगा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने। लेकिन फिर भी हमारे कुछ दल्ले हैं, वो आज भी हमारी बात नहीं मानते। मतलब वो कहते हैं, कल ही कह रहा था ना एक जिसका मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, कह रहा था कि मनवादियों ने हमारा क्या बुरा किया है। अरे सारे, तो मनवादियों ने बुरा नहीं किया तो हम कब कह रहे हैं कि उन्होंने बुरा किया, लेकिन कम से कम उन्हें बाप तो मत बना, अपनी माँ की इज्जत का तो ख्याल कर थोड़ा। बाप तो अपना ही रहेगा ना, कम से कम अपने ही बाप को मानो ना बाप तो। मतलब इस बात से ही समझ लो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। पड़ोसी कितना भी अच्छा हो लेकिन उसे बाप तो नहीं बना लेते, अपने बाप की जगह तो नहीं दे देते ना। क्यों दिनेश भाई, सही बोल रहा हूं क्या? समझना ही नहीं चाहते, बिल्कुल बात सही है। तो इस घटना को लेके अभी तक पता है 2 लोगों को सिर्फ है ना, वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खरसावा गोलीकांड के 2 शहीद, एक का नाम था महादेव बुटा के सिंगराय बोदरा और दूसरा था डोलो मान की सोई के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी। अब सोचो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। यहाँ पे 15,000 लोग मर रहे हैं,
उनमें से अभी जाके नाम के लिए 2017 में मतलब 2 लोगों को 1-1 लाख रुपए का मतलब वो दिया है ना, कंपेंसेशन बोलो उसे, हर्जाना बोलो उसे, मतलब कुछ भी मान लो, सहायता, आर्थिक सहायता मान लो। 2 लोगों को, 2 लोग बोल रहा हूँ भाई लोगों, अभी भी सुन रहे हो तो अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी। और जबकि जैसे कोई दिकू है, कोई गैर आदिवासी है तो उसमें माफी वीर होते हैं, उनको भी वीर घोषित कर दिया जाता है। आप लोग तो देखते ही रहते हो। तो इसलिए हम लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा मतलब इतिहास में घुसो, संस्कृति में घुसो, चीज़ों को समझो, आत्मनिर्भर बनो, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा वकील पैदा करो। और ये जो क्लर्क बाबू वाबू की नौकरी होती है, इनको छोड़ के आप लोग प्रोफेशन में आओ, बिजनेस करो। जब तक बिजनेस नहीं करोगे आपके हाथ में कुछ नहीं होने वाला। आप लोग नौकरी से सारे परिवार जितना कमाते हैं उतना तो अंबानी एक दिन आके दौसा जिले का सवाई माधोपुर की कीमत लगा देगा, तो वो एक दिन में बिक जाएगा। आप लोग क्या कर लोगे। अरावली की वही तो बात हो रही है, उनके पास पैसा है अरावली, उन्होंने खरीद ली, तो सरकार क्या करेगी। सरकार तो बेचने को तैयार है, क्योंकि वो तो कभी चाहती ही नहीं कि भारत के रिसोर्सेज बचे रहें या सेफ रहें। इसलिए बोल रहा हूँ कि बिजनेसमैन से टक्कर लेने के लिए आप लोगों को भी बिजनेसमैन ही बनना पड़ेगा। जब तक 10-20 लोगों को रोजगार नहीं देते हो तो समझो कि आप लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए। और क्लर्क बनोगे, आप एक IAS भी बन जाते हो, तो किसको नौकरी देते हो। आपकी मर्जी से तो कुछ भी नहीं होता, सीधे सेंटर से ही आदेश आता है। तो किस बात के IAS हो आप, किस बात के कलेक्टर हो आप। अपनी मर्जी से कुछ करके दिखाओ, मान लेंगे कि आप कलेक्टर हो। लेकिन आप एक छोटा सा भी एक ढाबा भी खोलते हो तो उसमें आराम से 10 लोगों को नौकरी दे सकते हो। एक छोटा सा एक बिग बाजार भी खोलते हो तो आराम से 10, 15, 20 लोगों को नौकरी दे सकते हो, है ना। तो कोई भी काम ऐसा करो ना कि जहां पे एक मतलब मालिक की फीलिंग आए। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ कि जो जयपाल मुंडा साहब हैं, उन्होंने एक्चुअली गृह मंत्री को भी इंटरफियरेंस के लिए मतलब इंटरफियरेंस चाहा। तो शायद जयपाल मुंडा साहब की तो हेल्प शायद करते या नहीं करते कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो बिहार के उस टाइम के जो श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इंटरफियरेंस के लिए लिखा था। और उस टाइम पे उन्होंने सीधे बोल दिया था अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने, कि अब किसी भी कीमत पे ये दोनों रियासतें इसमें नहीं जाएंगी। किसमें, उड़ीसा में। बस ये इसका एंड रहा। उसके बाद आप लोगों को पता ही है। लेकिन अभी भी इसको आप तक आने में मैं मानता हूँ कि झारखंड के आदिवासी हैं, वो कंटिन्यू, उनके लिए ये जगह है आज भी एक तीर्थ है, और वो कंटिन्यू वहाँ पे जाते भी हैं, दर्शन भी करते हैं और अपने पुरखों को भी याद करते हैं। लेकिन इस घटना को मतलब जो भारत का इतिहास है दबाने में किस हद तक सफल रहा कि हमारे समाज में ये बात अभी 2, 4, 5 साल से आने लगी है। उससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि खरसावा कांड क्या है। तो अब ये भी एक बहुत ही, इस पॉइंट से भी आप कितना कुछ समझ सकते हो कि हमारे इतिहास को किस तरह तोड़ा जाता है, किस तरह से मरोड़ा जाता है, किस तरह से दबाया जाता है। और उसकी जगह पे आप लोगों को पढ़ने को क्या दिया जाता है, रामायण पढ़ो, है, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो हम जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस से आप लोगों से बोलते हैं कि जब तक ये पाखंड नहीं हटेगा, जब तक आप ये रामायण महाभारतों को घर से निकाल के, है ना, रद्दी में नहीं बेचोगे, तब तक असली इतिहास की तरफ आपका नजर जाएगी ही नहीं, है ना, आपके दिमाग में घर करेगा ही नहीं असली इतिहास। ठीक है राम भाई, बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि मैं ऐसे नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ कि कुछ नहीं मिल रहा हो तो नौकरी अच्छी है, लेकिन हमेशा बेटर ऑप्शन के लिए जाओ ना। नौकरी में प्रमोशन करे हो तब तक तो आप मान लीजिए कि कुछ ऑफिसर भी बन जाते हो तो 10 साल में काम सीखो। और जब काम एक बार सीख लेते हो, जैसे एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, उसके बाद तो सारे कानून कायदे सब कुछ उसने सीख लिया, सत्ता को भी उसने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद वो बाहर आके काम करे, अपने लोगों को समझाए कि हमारे समाज कहाँ पे धोखा खा रहा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि उसी को मुकद्दर समझ लेते हैं, और 60 साल से जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक वहां से हटने का ही, और उसी में खून पानी हो जाता है। फिर आके बोलते हैं नहीं मेरी तो बीवी को सरपंच बनाओ, मैं तो खुद लड़ूंगा सरपंची, मेरे को बनाओ। जिंदगी भर वहां पे लूटते रहते हैं, ईमानदारी का कभी खाते नहीं है, रोजगार किसी को देते नहीं है। समाज के होते हुए भी एक FIR करने की इनकी औकात नहीं होती है। होती है क्या, आप याद करके देखो कितने कांड होते हैं समाज में। और किसी की यदि औकात है तो हम अभी डिम्पल बहन का केस वापस उठाने वाले हैं, मतलब सारे समाजों को साथ में लेके धरना प्रदर्शन करवाने वाले हैं। कोई समाज का ऐसा ही माइकल आले तो इस बार हमारी हेल्प करके दिखाना, मान लेंगे कि करता है नौकरी। तो दोस्तों ये बात है।
ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ मतलब इस कांड के बारे में सीखने को मिला होगा, है ना। और मेरे को ये बात खटक रही थी, मैं आज लाइव नहीं आ पाता ना, तो मेरे को थोड़ा सा गिल्टी सा फील होता कि अपने बंधुओं से इस बारे में डिस्कस नहीं कर पाया। कोई क्वेश्चन हो तो भेज सकते हो भाई लोगों। चलो अभी के लिए जोहार, नमस्कार, फिर वीडियो भी लंबा हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई लोगों, अभी मैं आपको मिलूंगा लगभग 7:30 बजे। अभी क्या टाइम हो रहा है, मैं 7:30 बजे मिलूंगा इनके साथ में, जो रामेश्वर जी हैं इनके साथ में, मैं उनके साथ में लाइव आने वाला हूँ। उस पे अपन वनाधिकारी की चर्चा करने वाले हैं। जोहार।